हेलो एवरीवन। एम&सी एजुकेशन के जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस प्रोग्राम में हम 20 अस्थाई और समसामयिक सामान्य ज्ञान का संग्रह देखने जा रहे हैं। इन टोटल 20 क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। इस तरह के 21 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके सामने में। आज हम 22nd सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए बिना समय को और गवाए लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी किया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द ग्लोबल वेज रिपोर्ट? ऑप्शंस आर ILO, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेटिकन बैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप सबों को पता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो मुख्य बात ये है, हमें ILO में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि इंडिया का रैंक कितना है इसमें। तो ये जो अभी उन्होंने जारी किया है 2020 के लिए, तो उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 72 है और टोटल 106 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक जो है 72 है। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 72 आउट ऑफ 106 इंडियाज पोजीशन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पे कौन है? तो टॉप पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है टॉप पोजीशन पे है, इसकी रैंक 1 है मतलब। ठीक है, और इंडिया की 72 है। ठीक, उसके बाद हमें ये भी पूछ सकते हैं कि ILO का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ILO का हेड ऑफिस है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर अभी के कंटेक्स्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट में ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ILO के द्वारा। इसमें इंडिया का पोजीशन क्या है? 72, और टॉप पोजीशन किसका है? तो स्विट्जरलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? Which country will host the Asian Cup cricket tournament in 2021? Options are बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। अब एशिया कप है तो ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही हट गया, लेकिन आजकल थोड़े से वैसे हैं, IPL भी हमारा कहीं और हो रहा होता है, जबकि वो तो इंडियन प्रीमियर लीग है। तो इस तरह से हो सकता था, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। यहाँ पर बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2021? कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, 2021 में। और 2022 के बारे में भी बोला गया है कि पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो अभी के इससे एशिया कप से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस बन गए कि 2021 की मेजबानी तो श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, अब 2022 का तो देखा जाएगा अभी तो, लेकिन अभी इसकी घोषणा उन्होंने की है कि पाकिस्तान 2022 में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस किस महान भारतीय की याद में मनाया जाता है? ठीक है, महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ विच ग्रेट इंडियन? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, वीर सावरकर, BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू। तो ये BR अम्बेडकर जी की याद में मनाया जाता है। BR अम्बेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब संविधान बनाने में जिनका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो बी आर अम्बेडकर। उनके जो जिस दिन उनका देहांत हुआ था, उस दिन मतलब 6 दिसंबर को उनके जो सपोर्टर्स हैं, या कहिए कि हर एक भारतीय इस दिन को मनाते हैं परिनिर्वाण दिवस के रूप में, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, और उनको भारत रत्न मिला था 1990 ईस्वी में। ठीक है, मरणोपरांत मिला था। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर बी आर अम्बेडकर से कि डेट ऑफ बर्थ अगर पूछेंगे तो 14 अप्रैल 1891। ठीक है, उसके बाद ये जो है डेथ 6 दिसंबर 1956, और भारत रत्न जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, तो वो कब मिला था इनको? 1990 में। ठीक है, तो इतना पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस इनकी ही याद में, बी आर अम्बेडकर जी के याद में ही मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक निम्न में से किस शहर में करेगी? तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होल्ड इट्स 2021 एनुअल मीटिंग इन विच सिटी? कौन से सिटी में ये अपना एनुअल मीटिंग आयोजित करने जा रही है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दुबई, मुंबई, पेरिस, सिंगापुर। तो सिंगापुर में इस बारी 2021 की जो वार्षिक बैठक है WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो सिंगापुर में होने जा रही है। ये पहली बारी है जबकि ये जो है सिंगापुर में, मतलब स्विट्जरलैंड जो दावोस है, दावोस शहर में इसका हेड ऑफिस है, वहीं पर इसकी एनुअल मीटिंग होती थी अब तक। ये पहली बारी है जबकि ये डावोस से बाहर हो रहा है। डावोस एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पर इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड ऑफिस है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड ऑफिस कहाँ है, इस बार इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है, इससे पहले कहाँ होती थी? तो इससे पहले जितनी भी एनुअल मीटिंग अभी तक हुई हैं इनकी, वो दावोस में ही हुई है, स्विट्जरलैंड में ही हुई है। ठीक है, ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पर कि ये सिंगापुर मतलब स्विट्जरलैंड से बाहर संपन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुएडलूप में वर्ष 1493 में अनानास नामक फल की खोज की थी? Who discovered the fruit named pineapple in the year 1493 in Guadeloupe? नेपोलियन, वास्को डी गामा, कोलंबस, इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है कोलंबस। कोलंबस ने 1493 ईस्वी में अनानास की खोज की थी। इसमें इससे रिलेटेड एक और ये खोज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जान लेते हैं कि ये जो पोटैटोज होते हैं, जो आलू होते हैं, वो इंडिया में पुर्तगाली लोग लेकर आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। मतलब 17th सेंचुरी से पहले आलू की खेती यहाँ पर नहीं होती थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको बढ़ावा दिया 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो इस तरह से आलू के बारे में भी पूछ सकते हैं कि पोटैटोज किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो पुर्तगीज के द्वारा किया गया था। ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल ये है कि अनानास की खोज कोलंबस ने की थी, और वो भी 1493 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, बास्केटबॉल खेल की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल गेम? जेम्स नाइस्मिथ, वाल्टर कैंप, विलियम विल्सन, अल्फ्रेड कॉलियर। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ जो है अमेरिकन कनेडियन, मतलब अमेरिका और कनाडा दोनों ही देश के नागरिक थे, और इन्होंने ही 1891 ईस्वी में बास्केटबॉल नामक खेल की खोज की थी। बास्केटबॉल खेल की खोज एक्चुअली इंसिडेंटली कहा जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि इनिशियली इसको जो है ठंड से बचने के लिए ये वहाँ के लोग खेलते थे, कनाडा और यूएसए के लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेम्स नाइस्मिथ के बारे में जान लेते हैं। जेम्स नाइस्मिथ जो है प्रोफेसर थे, कोच थे और फिजिकल एजुकेटर थे। उन्होंने ही अपने स्टूडेंट्स के लिए शुरुआती दौर में कोल्ड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इस बास्केटबॉल गेम की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोइलवर पुल, जिसका आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है और जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था, किस भारतीय राज्य में है? हमें उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, कोइलवर ब्रिज, ऑफिशियली अब्दुल बारी ब्रिज, was recently opened to the public in which Indian state? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, ये ऑप्शंस हैं इसके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहार। इस पुल का उद्घाटन जो है माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है श्री नितिन गडकरी जी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था, और ये जो है 1.5 किलोमीटर लंबा 3 लेन पुल है, जो कि बिहार में सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इतने फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, ये इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स हैं कि कब इसका हुआ था, 10 दिसंबर 2020 को, और ये कितना लंबा है, तो 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर, और इसमें 3 लेन्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच ट्राइब इज लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? गोंड, भील, संथाल, मुंडा। इसका करेक्ट ऑप्शन है भील। भील पॉपुलेशन जो है मेनली मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मेनली ज़्यादातर, ऐसे तो छत्तीसगढ़ वगैरह में भी मिलते हैं, लेकिन ये जो भील पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा है ट्राइब्स में से, मतलब 1 रैंक इनको दिया जा सकता है पॉपुलेशन वाइज। ये टोटल ट्राइब पॉपुलेशन का 37.7% बनाते हैं। ठीक है, और इनका जो पॉपुलेशन है 1.6 करोड़, या कहिए कि 16 मिलियन जो है इनका पॉपुलेशन है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे गोंड आता है, जो कि ट्राइब पॉपुलेशन का 35.6, मतलब बहुत ही क्लोज फिनिश है, 35.6% पॉपुलेशन, टोटल ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 37.7 तो हो गया भील का, गोंड का हो गया 35.6, और इनका लगभग 13 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो है वो है संथालों का। संथाल का पॉपुलेशन जो है 7.4 मिलियन के करीब है। ठीक है, तो इस तरह से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 14% ट्राइब्स रहते हैं। उनके जनसंख्या का कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश का जितना है उसका लगभग 14% जो है वो मतलब नंबर वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो हम सबों को पता है कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस है, और कथक में जो है बाकी जो ऑप्शंस आए हैं हमारे पास यहाँ पर, मणिपुरी तो नाम से ही पता है कि मणिपुर का होगा, ओडिसी ओडिशा का होगा, कथकली जो है केरला का नृत्य है। तो इस तरह से कथक ही उत्तर भारतीय नृत्य में आएगा। ठीक है, इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डैश थे? राजा रवि वर्मा ऑफ केरला वॉज अ फेमस डैश? नर्तक, डांसर, चित्रकार, आर्टिस्ट, कवि, पोएट, गायक, सिंगर। तो ये जो है राजा रवि वर्मा बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो ये केरल के थे, केरल के राजा रवि वर्मा, और इन्हें जो है ये फ्यूजन आर्टिस्ट थे, मतलब इंडियन ट्रेडिशन और यूरोपियन टेक्निक्स दोनों मिलाकर के ये पेंटिंग बनाते थे। और इसमें इनके जो चित्र हैं उनमें से बनाए गए जो चित्र हैं उनमें से जो साड़ी में औरत को दर्शाया गया है वो सबसे अच्छा और प्रसिद्ध है। तो इस तरह से राजा रवि वर्मा जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले वॉज रिलेटेड टू सेना के सुधार से, रिफॉर्म्स इन आर्मी, सती प्रथा की समाप्ति से, इराडिकेशन ऑफ सती, अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश एजुकेशन, अस्थाई बंदोबस्त से, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो लॉर्ड मैकाले थे ये अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1835 ईस्वी में उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंपा और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। तो तभी से जो है लॉर्ड मैकाले जो है इंग्लिश, मतलब बेसिकली लॉर्ड मैकाले जो है ये फॉर्मर ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, लेकिन इनको जो है शिक्षा के लिए भी कुछ लिखने के लिए दिया गया कि भाई शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने लिखा था रिकमेंडेशंस, और जो कि विलियम बेंटिंग ने स्वीकार कर लिया था। तो इसलिए ये जो है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? साहित्य, लिटरेचर, इतिहास, हिस्ट्री, विज्ञान, साइंस, चिकित्सा, मेडिसिन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर में दिया जाता है। इसको 1961 में फॉर्म किया गया था और 1965 में पहली बारी ये किसी राइटर को दिया गया, और पहले राइटर जी शंकर कुरूप थे जिनको कि 1965 में ये अवार्ड दिया गया था। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का संबंध जो है लिटरेचर से है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। पहली बारी इसका जो अवार्ड दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था और 1965 ईस्वी में दिया गया था। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक? राजस्थान, झारखंड, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। गुरु शिखर जो है राजस्थान में है। झारखंड में भी इसी तरह का एक शिखर है जिसको कि संवेद शिखर कहते हैं, जो कि जैनी मुनि पारसनाथ का कर्मस्थल था। तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं, जैन अनुयायी लोग आज भी उसकी यात्रा करते हैं और उसको संवेद शिखर कहते हैं, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर झारखंड में अवस्थित है, जो कि हजारीबाग में है, गिरिडीह में है एक्चुअली। यहाँ पर जो है राजस्थान, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है
राजस्थान में स्थित है। ये माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर दूर है और ये अरबुडा माउंटेन पर अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। तो इस तरह से इसका करेक्ट गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी किस तरह की है? कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी, केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड, मिश्रित, मिक्स्ड, साम्यवाद परक, कम्युनिस्ट। तो हम सबों को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। एक्चुअली मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ साथ में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर बैंक का ही एग्जाम्पल लीजिए तो बैंक में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, सरकारी बैंक्स भी हैं। इसी तरह से पोस्ट के बारे में अगर देखिए तो पोस्ट मतलब जैसे लेटर्स वगैरह हम भेजते हैं, पार्सल वगैरह भेजते हैं, तो उसके लिए कुरियर सर्विसेज भी हैं और इंडियन डाक भी है, इंडियन पोस्ट सेवा भी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। आप बस वगैरह की सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट बसेस भी मिलेंगी और प्राइवेट बसेस भी मिलेंगी। इस तरह से भारत के अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है या है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 0 0। डी ऑप्शन है 0 0 और यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अब तक जो है एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है भारत में, ठीक है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितनी तरह का इमरजेंसी लगाने का अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा। तो वो है 3 तरह का, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में वर्णित है। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। 356 में स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है और इसका तो बहुत बारी यूज हो चुका है। 356 का स्टेट इमरजेंसी ऐसे भी आए दिन भी लगाया जाता है, तो जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 है फाइनेंशियल, ये आज तक कभी भी नहीं लगाने की नौबत आई और भगवान करे कि ना आए। तो इस तरह से हमारे पास हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको 3 इमरजेंसी लगाने का अधिकार प्राप्त है। 352, 356 और 360 में ये वर्णित हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो कि वाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण लगाया जा सकता है। 356 स्टेट इमरजेंसी, जो कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट के कारण लगाया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि फाइनेंशियल मतलब अगर आपके पास पूरा बैंकरप्सी टाइप का सिचुएशन हो जाए तब लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। लोकसभा सेक्रेटरी कैन सेंड हिज रेजिग्नेशन टू उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। किनको भेज सकता है ये? मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो इनमें से किनको अपना इस्तीफा लिखेंगे, किनके हेडिंग से लिखेंगे, किनको संबोधित करके लिखेंगे, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपाध्यक्ष। और ये एक इंसिडेंट कहिए या कोइंसिडेंस कि उपाध्यक्ष को जब इस्तीफा देना होगा तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित कर करके
वो अपना इस्तीफा लिखेंगे, और लोकसभा स्पीकर को अगर करना होगा तो वो डेप्यूटी स्पीकर के नाम से संबोधित करके अपना इस्तीफा पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर वर्णित है? इस्तीफा का जिक्र 94 आर्टिकल में, संविधान के 94 94th आर्टिकल में इसका वर्णन है। 93 में इनके अपॉइंटमेंट का वर्णन है और 94 में इनके रिमूवल का और इस्तीफा का वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अब सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू विच? शिक्षा, जस्टिस, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन। एजुकेशन, जस्टिस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका करेक्ट आंसर है ए, शिक्षा या एजुकेशन। ठीक है, इससे संबंधित था। ये 1917 से 19 तक कार्यरत रहा, बनाया गया। 1919 में इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या सुधार किया जाए जिससे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अच्छा बन सके, वो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखकर जो बनाया गया था वो 1902 में बनाया गया था। ठीक है, तो उसी की समीक्षा करने के लिए फिर से एक कमीशन बनाया गया, सैडलर कमीशन, जो कि 1917 में बनाया गया 2 साल के लिए। और इन्होंने फिर काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइंडिंग्स, मतलब उनके फाइंडिंग्स के आधार पर। तो इस तरह से सैडलर कमीशन का जो संबंध है वो एजुकेशन से था। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2030 के एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2030 एशियन गेम्स? सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, श्रीलंका। सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, ये ऑप्शंस हैं। हमें बताना है कि 2030 में एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो है कहाँ होने जा रहा है? ये कतर में होने जा रहा है। और एक्चुअली क्या है कि जो एशियन गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें सिटी भी पहले ही नामित कर दिया जाता है। तो उसमें जो है ये दोहा शहर में होना है, कतर के दोहा शहर में। ठीक है, कब होना है? 2030 में। इससे पहले 2022 में चाइना में ये आयोजित किया जाएगा, हैंगझाओ शहर में। ठीक है, इसके डेट भी निकल गए हैं, 10 से 25 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा हैंगझाओ चाइना में 2022 में। ठीक है, 2026 में ये जापान में होगा। यहाँ पर जो जापान में इसे 2 शहरों में आयोजित करने की बात हो रही है। एक है सिटी ऑफ नागोया और दूसरा है एची प्रेफेक्चर। ठीक है, फिर 2022 हो गया, 2026 हो गया, 2030 में दोहा में होगा, कतर में होगा, और 2034 में रियाद, सऊदी अरबिया, रियाद में इसको आयोजित करने का फैसला लिया गया है। तो इस तरह से एशियन गेम्स 2034 तक का वो जो है कहाँ कहाँ आयोजन स्थल, आयोजन देश जो होगा वो घोषित कर दिया गया है 2034 तक का। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, 2022 में कहाँ होना है? हैंगझाओ में होना है। 2026 में कहाँ होना है? तो 2 शहरों में होना है, एची प्रेफेक्चर एंड सिटी ऑफ नागोया में होना है। 2030 में इसको दोहा कतर में होना है और 2034 में रियाद सऊदी अरबिया में होना है। ठीक है, तो इस तरह से 2030 के एशियन गेम्स की मेजबानी कतर में होगा, कतर देश करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति का एक संस्मरण है? द प्रेसिडेंशियल ईयर्स इज अ मेमोयर ऑफ विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये अभी आना है, ये बुक आनी है अभी मार्केट में।
द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये एक संस्मरण है, इज अ मेमोर किसी फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट का, तो उनका नाम बताना है हमें। प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी। और इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के बारे में अब हम कुछ जान लेते हैं। उनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है 2020 ईस्वी में। तो वो जो है हमारे देश इंडिया के 13th प्रेसिडेंट थे और उनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। वो 2009 से 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे और 2006 से 2009 तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। ये 2004 से 2012 तक मतलब 8 साल के लिए लोकसभा के लीडर भी थे और इनको 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 2019 में 2 और अन्य शख्सियत को भी भारत रत्न प्रदान किया गया, जो थे नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया और ये जो है 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इनका जो कार्यकाल था वो 2012 से 2017 था। इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके थे और ये 2004 से 2012 तक लोकसभा के लीडर भी रह चुके थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किया हुआ था और ये 5 दशक तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। भुवनेश्वर और राउरकेला का चुनाव 2023 में होने वाले किस खेल के विश्व कप के आयोजन के लिए किया गया है? भुवनेश्वर एंड राउरकेला आर चूजन टू होस्ट वर्ल्ड कप 2023 इन विच गेम? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फील्ड हॉकी, तलवारबाजी, फेंसिंग। किसके लिए किया गया है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फील्ड हॉकी के लिए। इसका आयोजन स्थल तय कर दिया गया है, भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। और ये जो है मेंस फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप होगा, जो कि 13 जनवरी 2023 को शुरू होगा और 29 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। ये ओडिशा के 2 शहर हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला, वहां पर संपन्न होगा। इसमें इन टोटल 16 टीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो यहां पर इतने इंफॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं कि भुवनेश्वर और राउरकेला कहां पर है, तो वो ओडिशा में है। इसका चुनाव जो है फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए किया गया है और ये 13 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 के बीच में संपन्न होगा और इसमें इन टोटल 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इस तरह से आई होप कि आपको आज का जो ये जीके सेशन था, सामान्य ज्ञान का सेशन था, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के सेशन के साथ मैं फिर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और आने वाले हैं और आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।